अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ज़ोन। आज की वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फाइनल ईयर जो डॉक्यूमेंटेशन है अपने प्रोजेक्ट की वो कैसे बनानी है। क्योंकि सब स्टूडेंट के पास एक न्यू टेम्पलेट आया है और अभी तक क्योंकि हम लोग हैं अपने सीनियर्स को ही फॉलो करते आ रहे हैं और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी। लेकिन अब क्योंकि हमें अपने फाइनल ईयर यानी 8th सेमेस्टर में जो हमने फाइनल डॉक्यूमेंटेशन देनी है अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट की, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, इसके अलावा हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसका स्टार्ट लेंगे हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। टाइटल पेज से लेके चैप्टर नंबर 1 तक सब कुछ हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपके सामने एक पेज ओपन है वो आपका टाइटल पेज है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको भी ऐसा ही लिखना है। जहां पर लिखा हुआ है एआई पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन सिस्टम, तो यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट किया है, यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है एजुकेशनल सिस्टम से है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से है, आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। देन यहाँ पर आपको ये यूनिवर्सिटी का लोगो है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का जो है वो लोगो लगाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लोगो, अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो देन वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज पढ़ रहे हैं, एफिलिएट कॉलेज से हैं, तो देन यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का लोगो लगाना है और साथ में बाय लिखने हैं। नीचे एक टीम में कितने मेंबर्स हैं आपको वो मेंबर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर उनके रोल नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नंबर जो 1 होता है इसमें हमेशा लीडर का नाम आता है और उसका रोल नंबर, और देन आगे फर्दर जो भी प्रायोरिटी वाइज आपने टीम मेंबर्स बनाए होते हैं उनका नाम लिखना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं आपने उनका नाम लिखना है, ठीक है। आपके क्योंकि हर कॉलेज में जब असाइन कर दिए जाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं तो इनके एक सुपरवाइजर जो है वो बन जाता है। तो उस सुपरवाइजर किसके अंडर आप काम कर रहे हैं उस सुपरवाइजर का नाम लिख देना है, ठीक है। देन उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो देन यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, लेकिन अगर आप जो है आईटी के हैं तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है और साथ में आपको सारी चीजें जो है वो बाकी सेम वही चीजें रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी हमने बात की थी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है तो उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है, लेकिन आप चूंकि एफिलिएट कॉलेज से है तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाला जो ये चीज है एआई पावर्ड कोड, इसकी जगह पे आपको लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। अ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, क्योंकि आप प्रोजेक्ट किसको प्रेजेंट कर रहे हैं आपने उसको लिखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका वाइवा लेने के लिए आता है तो आपने यहीं पर रहने देना है। इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री ऑफ, ठीक है। यानी देखिए यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे आपकी इसके अलावा आपकी आधी डिग्री होती है, लेकिन आपको फुलफिल करने के लिए अपनी डिग्री के लिए आपको इस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर बैचलर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखना है, फिर से वही रोल नंबर और स्टूडेंट के नाम जो है जिस तरीके से आपने लिखना है वो मैं जो है थोड़ी देर पहले मैंने आपको चैप्टर पेज नंबर 1 पर बताया था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपने ये टाइटल पेजेस जो होते हैं वो कैसे बनाने हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारा डिक्लेरेशन आ जाता है। इसके अंदर जो चीजें आपको लिखनी है विच इज द वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट दिस सॉफ्टवेयर, यानी इसमें यही बताया हुआ है कि हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है और कहाँ से हम इसको लेके लिख रहे हैं, या हमारा खुद का डाटा, ये सारा कुछ आपने लिखना होता है। एक बार आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो देन अगर आप यही रखना चाहते हैं तो देन इसको भी ऐसे का ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या आप एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो देन उसको आप थोड़ा सा अंदर जो है वो इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, ठीक है। 3 स्टूडेंट हैं, 2 हैं, एक है, एक तो चलो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब 2 मेंबर्स हैं तो देन आपको स्टूडेंट जो 1 है यहाँ पर लीडर का नाम, देन आगे उसके अगर स्टूडेंट 2 है तो देन भी इस तरह करके आप लोगों को बनाने हैं। 4 स्टूडेंट हैं तो देन आप तो इस तरह से, 3 है तो 4 वाले को हटा देना, बाकी स्टूडेंट 1 2 3, और अगर 2 हैं तो इस तरह करके आपको ऊपर नीचे करके इसको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे जिस पे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल। अब इसके अंदर क्या लिखना है, इट इज टू जो सर्टिफाइड एट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आगे टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑफ
यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है? आपका जो फाइनली प्रोजेक्ट है, किस-किसने डेवलप किया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिख देने हैं सारे। अंडर द सुपरविजन ऑफ, यहाँ सुपरवाइज़र का आपको नाम लिखना है, इन माय ओपिनियन, ठीक है? यानी मेरे ख्याल में। और अगर आप इन माय ओपिनियन नहीं भी लिखते देन वेल एंड गुड। इट इज़ फुली एडवोकेट इन स्कोप एंड क्वालिटी फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जहां जहां पे आपको रेड हाईलाइट किया हुआ है वहां वहां पर आपको ये नाम वगैरह जो होते हैं इनमें चेंजिंग करनी है। देन उसके बाद सुपरवाइजर के जो साइन है यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है? उसके बाद आता है यहाँ पर सिग्नेचर फैकल्टी एडवाइजर कमेटी। इसको आपको छेड़ना नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा इस टेबल को, ठीक है? ये कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको अभी के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना होता है। ये आप लोगों ने अपने सुपरवाइजर से कंफर्म करके यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स वगैरह जो होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी आपके डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन होता है या आपके हेड होते हैं, हम यहाँ पर उसके आपके साइन लेने हैं और यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस डेट को आपने इसको कंप्लीट किया या आपने बनाना शुरू किया। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है, ठीक है? ये एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है ये बेसिकली ये वो समरी होती है जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको बताना होता है। ये आपको इंक्लूड करना है, ये आपके प्रोजेक्ट का स्टार्ट बताएगा कि, या फिर आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू बताएगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या चीजें इंक्लूड है। चैट जीपीटी से लिखना चाहते हैं देन आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप चैट जीपीटी से बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के सिंपली ऑब्जेक्टिव बताएं उनको कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी ऐप का, हमारी वेबसाइट का, हमारी जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है इनका फ्लो ये है। उसको फ्लो बताना, जब फ्लो बताओगे, प्रॉब्लम बताओगे तो कि ये हमने क्यों बनाई है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आप लोगों को खुद बतानी होती है। तो उसके बाद फिर वो आपको, आपने कहना कि यहाँ पर आपको इतनी 5 से 6 लाइनों की एक एग्जैक्ट जो है वो लिख के देगा, तो देन आप लोगों ने यहाँ पर जो है इसको लिख लेना है। टाइपिंग आपको खुद करनी है, कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे तो देन आपका अपना नुकसान होगा। बाद में ये मत कहिएगा कि आपको जो है वो बताया ही नहीं गया है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कॉपी पेस्ट भी इस तरह करते हैं कि लगता नहीं है कि आपका ये जीपीटी जनरेटेड है, लेकिन जो चेक करने वाले आते हैं ना वो कोई पागल नहीं होते, उन्हें पता होता है। तो फिर कह रही हूँ टाइपिंग कर ले, टाइम भी सेव होगा। अगर टाइपिंग करने में टाइम लग भी रहा है तो आप ये देखें कि एंड टाइम पे आपको दोबारा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको खुद टाइप करना है, ठीक है? ये आप लोगों के लिए थोड़ी-सी एडवाइस थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपनी एक्नॉलेजमेंट लिखनी है कि आपने जो है मतलब किस-किस को आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, किस-किस को एप्रिशिएट कर रहे हैं इसके अंदर, स्पेशली अल्लाह को, ठीक है? और अपने पेरेंट्स को जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं आपने उनका करना है, और अपनी टीम मेंबर्स का और अपने सुपरवाइज़र का भी थैंक्स लिखना होता है। यहाँ पर अगर एक्नॉलेजमेंट इन्होंने 2 लाइन में तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना होता है, ये इन्होंने बस इतना बताया कि इस सेक्शन के अंदर आपने जो है वो एक्नॉलेजमेंट लिखना होता है। इसमें आप अपने, मैंने पहले बताया, आप थैंक्स टू अल्लाह लिखेंगे, उसके बाद पेरेंट्स का थैंक, फिर जो-जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके नए टीम मेंबर को एप्रिशिएट करें, अपने सुपरवाइज़र को एप्रिशिएट करें, ठीक है? तो आपको ये तकरीबन जो है वो 4 से 5 लाइनों का लिखना है। लाइन्स का होता है कि कितनी लाइन्स का लिखना है वो भी मैं आपको साथ-साथ जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने 4 से 5 लाइनों का जो है वो एक्नॉलेजमेंट लिखना है, और नेक्स्ट जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, जो टीम मेंबर्स में जितने होंगे, आपने उन सबके यहाँ पर नीचे साइन वगैरह जो होते हैं वो ले लेने हैं, ठीक है? सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार में। उसके बाद एब्रिविएशन, आपके जो प्रोजेक्ट के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जैसे एडमिन है तो एडमिन की आगे आपने डेफिनेशन लिख देनी है। जैसे यहाँ पर एफसीआईटी है, बीएल है, ये तो इन्होंने जस्ट एज एग्जांपल दिया है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस किस चीज का क्या एब्रिविएशन होता है वो आपने अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप चैट जीपीटी भी इसको कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के एब्रिविएशंस क्या होते हैं। देन टेबल ऑफ कंटेंट है, आप इसको टेबल ऑफ कंटेंट को ऐसे ही रहने दीजिए, जो जो पेज नंबर आप लोग यूज करेंगे वो आपने लिखने होते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए जब आप प्रिंट कराने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि पेज नंबरिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, हर एक के ऊपर आपको अपना पेज नंबर जो है वो नहीं लिखना होता। लेकिन ये डिफिकल्टी भी इन्होंने खत्म कर दी है। जो अब आपके ये न्यू टेम्पलेट आया है, इसमें देखा होगा कि आपके पहले पेज पे ही पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है? इस तरह करके तो आपने इस तरह से इसी सीक्वेंस के साथ जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी करना। क्योंकि ये टेम्पलेट हर एक के पास चला गया पीडीएफ फॉर्म में, तो आपने इसको सिंपली वर्ड कन्वर्ट करके जो है वो आपने इसको जो है वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं अपने एमएस वर्ड ओपन करके, तो देन क्या होता है कि ये पूरा सीक्वेंस जो आपको अभी पीडीएफ में नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरा सीक्वेंस जो है ये बिगड़ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है,
करना है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है। आपने अपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, ठीक है। अभी मैं आपको इसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके पास एक फर्स्ट लिंक जो है वो आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके जो है सिंपली इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल होते हैं जिसका यूज करके जो है वो आप लोग सिंपली अपने पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज ही आपको जो है वो कन्वर्ट करके देगा। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आप लोगों ने बना लेने हैं, लेकिन अभी आपने अपनी पेज नंबरिंग जो है ये वाली जो साइड पे की हुई है ना, इसको आपने अभी नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, आपने यहाँ के जो पेज नंबर होता है ना, उनको आपने भी कुछ नहीं करना। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, आपको अपने पेज नंबर जिस जिस पेज पे जो जो टॉपिक, सब टॉपिक, सेक्शंस वगैरह हैं, वो आपको अंदर इंक्लूड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अभी हम लोग इस सबको स्किप करके तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, ताकि अपना जो है वो अपना स्टार्ट करें। अब ये जो लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, ये भी आपको तब तक इंक्लूड नहीं करने हैं जब तक आप लोगों ने अपना पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर लेनी है। हर एक ने कंप्लीट डायग्राम्स इंक्लूड नहीं की होती, किसी में ईआर डायग्राम होती है, किसी में नहीं भी होती है, तो आपने इसको टेंशन फ्री होकर भी स्किप कर दें इसको, जब तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन। पहले ये होता था कि हम लोग कॉलेज का लोगो लगाते थे, देन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन आपके सेंटर में आता था, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर करके है, ठीक है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ ऊपर पे लिखना है चैप्टर नंबर 1 एंड देन इसका इंट्रोडक्शन। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको लिखना है अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने 2 लाइन्स लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि दिस चैप्टर प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन में बताना है कि जो आप चैप्टर नंबर 1 लिख रहे हैं, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट ओवरव्यू बताया जा रहा है। इसके पैराग्राफ्स हैं, जो इसका पहला पैराग्राफ होता है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर का पर्पस होगा और आप बताएगा कि कैसे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को, इसके गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। ये चीजें आपने इंक्लूड करनी है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर पहले ये होता था कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते थे तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इंक्लूड करते थे, ठीक है, पैराग्राफ की सूरत में। लेकिन अब यहाँ पर सेक्शंस बन गए हैं, टॉपिक्स के साथ उसके सब टॉपिक्स बन गए हैं। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि आपका जो पहले अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताना है, ठीक है। पहले पैराग्राफ के अंदर अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है और आपके इस चैप्टर को लिखने का क्या पर्पस है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करने का, और इस चैप्टर की मदद, ये आपके गोल्स को कैसे आप अचीव करेंगे, वो आपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये जो लिखना है, तकरीबन आपको कोई 4 से 5 लाइनों का ही लिखना है, या फिर आप 3 से 4 लाइनें जो है वो आप मोस्टली लिख दें। तो यहाँ पर मैं सिंपल 4 लिख देती हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा। तो 4 लिख दे, इसका मतलब 4 लाइनें, 4 से 5 लाइनें आपको बस लिखनी है इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने बताना है कि आपने जो है वो, आपको ये सॉफ्टवेयर या आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो है, और आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप क्यों बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपका सॉफ्टवेयर इसको सॉल्व करेगा। यूजुअली आपको 10 से 16 सेंटेंस लिखने हैं। सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है ना कि आपने क्या करना है, कि आप इसको पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं और आप इसको अलग अलग बुलेट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट भी यही होगा कि आप पैराग्राफ बनाकर लिखें। आपको 10 से 16 लाइनें लिखनी है, या आप 10 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिमिट बता दी हुई है कि इसके दरमियान में। ये नहीं कहा कि आपने एग्जैक्ट 16 ही लिखनी है। अगर किसी का प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर मॉड्यूल्स ज्यादा हैं, जिसके अंदर काम ज्यादा है, वो 16 लाइनों तक लिख सकता है, लेकिन हर एक को 16 लाइन्स नहीं लिखनी। सिंपल प्रोजेक्ट है, एवरेज है, तो आपने 10 से 11 लाइन्स भी इनफ होंगी, ठीक है, ना 10 से कम ना फिर 16 से ज्यादा, इतना। और इसको भी आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने पी लिख दिया, मतलब पैराग्राफ।
उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसमें आपने बताना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किन-किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है? और इसके अलावा आपको ये भी इसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और उसके क्या-क्या गोल्स होते हैं वो आपने इंक्लूड करने हैं। और कौन से इंक्लूड करने हैं, जो कि आपके सेक्शन 2.1 के अंदर, जो चैप्टर नंबर 2 का 2.1 है, उसमें जो-जो ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं वही आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन में भी इंक्लूड करने हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं, और ये भी 14 से 16 सेंटेंस होने चाहिए, 14 होने चाहिए एटलीस्ट, 14 से कम नहीं होने चाहिए, 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 15 भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ठीक है? अपने गोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े ज़्यादा जो है वो लार्ज रखा करें। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम्स के क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले तो हम लोग सिंपल बुलेट्स बना के अपने ऑब्जेक्टिव्स लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स टोटली चेंज हो गए हैं। कैसे चेंज हो गए हैं? यहाँ पर उन्होंने लिखा है quantifiable objective to achieve using the system, please follow the do's and don't of writing object। अब यहाँ पर आपने लिखना है डू एंड डोंट का ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, आपका प्रोजेक्ट क्या करेगा और आपका प्रोजेक्ट क्या नहीं करेगा, ये चीजें आपने जो है वो अंदर इंक्लूड करनी है। जैसे सबसे पहले बी स्पेसिफिक, ये आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, आप ये कह सकते हैं। क्लियरली डिफाइन व्हाट सॉफ्टवेयर इज इंटेंडेड टू अचीव, आपने इसके अंदर सबसे पहले तो क्लियरली बताना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो किन चीजों को अचीव कर सकता है, ठीक है? आपका गोल्स क्या होते हैं, क्लियरली आपने इसके अंदर डिफाइन करने होते हैं। आपने जो लैंग्वेज यूज करनी होती है वो एम्बिगिटी ना हो, बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी किसी ने नई नई इंग्लिश सीखी है या जिसको थोड़ी प्रोफेशनलिज्म है, वो अपने इसके अंदर तो वो अच्छी इंग्लिश खुद टाइप कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको क्या इंक्लूड करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करने हैं। और डोंट वे, ये जो चीज है ना, ये जो अंदर का डाटा है ये किसी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि इसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। जो चीजें आपको नहीं करनी है वो आपको जो है वो इसके अंदर लिखनी है डोंट के आगे, और जो डू वाली चीजें हैं वो आपको इस वाली जो है वो कॉलम के अंदर लिखनी है। बी मेजरेबल, ठीक है? कितना आप लोगों ने लॉगिन टाइम कितना लेगा, कितने % लॉगिन होगा, क्या सक्सेसफुली होगा या नहीं। डोंट ओवरलोड विद जॉर्गन्स, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ना डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं पॉइंट यूज कर सकते हैं आप लोग, और आप लोग इंशाल्लाह कर लोगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर अगर आपको समझना है ये ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखने हैं, तो देन आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वरना अदरवाइज आप इसको भी जीपीटी कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये था कि आपको इसका फॉर्मेट समझाना और बताना कि आपने इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, कितने आपने पैराग्राफ लिखने हैं और कितने पैराग्राफ आपको नहीं लिखने। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियरली है, रेलिवेंट होना चाहिए। कोई भी आपको कंस्ट्रेंट अगर इग्नोर नहीं करनी है, लाइक आप कई बार होता है ना कि हम लिमिटेशंस लगा देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सिर्फ एंड्रॉइड के लिए है, या आपका जो है वो मैक के लिए नहीं है, ठीक है? आईओएस के लिए नहीं है, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। बी टाइम बाउंड, यानी आपने अपना जो प्रोजेक्ट था वो कितने टाइम में कंप्लीट किया। डोंट फॉरगेट टू रिव्यू एंड रिवाइज, तो क्या आपने अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है? आपने उनका डोंट फॉरगेट, यानी अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करना और इसको रिवाइज करना आपको नहीं बोलना है। बी यूजर फोकस, के आपके यूजर जो होते हैं वो उसका उनका फोकस होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट निग्लेक्ट द डॉक्यूमेंटेशन, आपको इंक्लूड नहीं करनी है। अगर कोई स्टेक होल्डर आते भी हैं, यूजर्स आते हैं, अगर वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो आप उसको दिखा सकते हैं। प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्ट, के सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट को, किस चीज को आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वो आपको इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करनी है। उसके बाद है डोंट इग्नोर रिस्क, ठीक है? अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हुए आपके रिस्क आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे खुद बहुत रिस्क आते हैं, जैसे मैं जब बना रही होती हूँ तो उसमें सम टाइम ऐसा होता है मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, जब मैं मोबाइल पे आउटपुट देखती हूँ तो देन मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो पे मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि मेरे सिस्टम में वो क्रैश आ जाता है, ठीक है? जब मैं क्लिक करती हूँ तो मेरी ऐप ओपन नहीं होती, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जो रिस्क आए हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व किया ये आपको पता होना चाहिए। गेट स्टेक होल्डर इनपुट, ठीक है? जैसे कि अगर यूजर, स्टेक होल्डर यूजर भी हो सकते हैं, डेवलपर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनका क्या क्या इनपुट है। जैसे यूजर है, उसने आके अपनी लॉगिन वाली रजिस्ट्रेशन की है, अपना डाटा डाला है, ये सब चीजें। डोंट ओवरलुक डिपेंडेंसीज, ठीक है? यानी आपने डिपेंडेंसीज को भी नजरअंदाज नहीं करना है, उनको भी ख्याल रखना है। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स और एड्रेस होते हैं, आपके जो भी प्लान किया होता है आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग ही आपने, कि आपका प्रोजेक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ये आपको जरूर लिखना है।
ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्कोप की तरफ। प्रोजेक्ट स्कोप जो होता है वो आपका बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और स्कोप के अंदर आपको कुछ चीजें हैं, जैसे आपने क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी डिलीवरेबल्स क्या है, ठीक है, सिस्टम बाउंड्रीज, ये सारी चीजें वही हैं जो हम पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से जो है वो आपको प्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने सिस्टम कंपोनेंट, अच्छा इसके अंदर आपने अपनी इंक्लूजन एंड जो एक्सक्लूजन होती है वो भी चीजें, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड है। जैसे मेरी एंड्रॉयड है वो वेब नहीं है, तो मैं लिखूंगी एंड्रॉयड है, ठीक है, इसके अंदर ये एक्टिविटी है, इसके अंदर ये चीजें हैं, ये मॉड्यूल है, ये चीजें वो आपने लिखनी है। लेकिन जो एक्सक्लूजन यानी जो चीजें नहीं भी इंक्लूड आपने वो भी लिखना है। जैसे मेरे में कोई वेब वेरिएंट नहीं है, मेरा तो एंड्रॉयड वाला है, ठीक है, कोई भी एआई बेस अभी मैंने इसके अंदर सिस्टम नहीं डाला है, इसके अंदर कोई भी पेमेंट सिस्टम नहीं है, वो मेरे एक्सक्लूजन में होगा। उसके अलावा सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, आपके सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। और स्कोप के बारे में अगर मैं एक और चीज, अगर आप लोग इसको रीड करते हैं तो इसके अंदर आपको जो जो चीजें इंक्लूड करनी है, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बताना है। स्कोप जो है वो आपको, मैं आपको बता देती हूँ कितनी लाइनों का आना चाहिए। जो पहला पैराग्राफ होता है ना, ये आपने तकरीबन 4 से 5 लाइनों में अपना स्कोप बताना है। उसके बाद जो चीज आपको इंक्लूड करनी है वो आप साथ साथ नोट कर ले, मैं बोल दूंगी। पहली चीज आपको इंक्लूड करनी है विच इज अ इंक्लूजन, जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन है। उसके बाद होम स्क्रीन आएगी, देन नेक्स्ट कौन सी स्क्रीन आएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, ये सारा आपने अपनी इंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। एडमिन साइड है, एडमिन की क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं ये भी। उसके बाद लिखना है, पहला स्टेप लिखना है इंक्लूजन। उसके बाद लिखना है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में बताना है जो जो चीजें आपकी इंक्लूड नहीं है लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर कौन से हैं, जैसे मेरे यूजर्स हैं, एडमिन है, ठीक है, सुपरवाइजर है, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे मैं फायर बेस यूज कर रही हूँ तो उसमें मैं रियल टाइम डेटा बेस यूज कर रही हूँ सिर्फ अथेंटिकेशन के लिए, फायर स्टोर का यूज नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज कर रही हूँ जिसमें जावा और एक्सएमएल ही है बस। उसके बाद मेरे में ऑफलाइन एक्सएक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये भी एक कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने सिस्टम के कंपोनेंट। अब सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपके सिस्टम में इंक्लूड है वो आपके थोड़े जो है मॉड्यूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो मॉड्यूल आता है उसके अंदर आता है कोर्स मॉड्यूल। अब सिस्टम के कंपोनेंट्स में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट ऑन द मॉड्यूल सिस्टम कंपोनेंट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, ठीक है। ईच मॉड्यूल शुड हाईलाइट फीचर यूजिंग द बुलेट नंबर्स नोटेशन when developing both a mobile app and web app, group the modules according to the system type such as client web app, client mobile app, admin web app। अब देखिए मैं इसको अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से समझाती हूँ। अब क्योंकि मेरा मोबाइल ऐप है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लाइंट मोबाइल ऐप, सबसे पहला मॉड्यूल मैं लिख दूंगी। मेरे में वेब ऐप नहीं है तो मैं वेब ऐप नहीं इंक्लूड करूंगी, लेकिन अगर किसी की वेब ऐप है तो वो वेब ऐप इंक्लूड करेगा, अगर किसी की वेबसाइट है तो वो क्लाइंट वेबसाइट लिखेगा, ठीक है। मेरा चूंकि वो क्लाइंट मोबाइल ऐप है, मैं क्लाइंट मोबाइल ऐप लिखूंगी। और ये पॉइंट्स बताने हैं, उन्होंने बोला है कि आपने इसको जो है वो बुलेट्स एंड नंबर्स के अंदर इंक्लूड करना है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले पहला अपने जो है सेक्शन बनाना है क्लाइंट मोबाइल ऐप का। उसके अंदर आपको बुलेट्स में लिखना है क्लाइंट क्या करेगा, लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, होम स्क्रीन पे जाएगा। होम स्क्रीन पे जाने के बाद कौन कौन सी नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी स्क्रीन जो है वो एक्सपैंड होंगी वो आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है एडमिन मोबाइल ऐप। यहाँ पर वेब ऐप की जगह मैं लिखूंगी एडमिन मोबाइल ऐप, ठीक है। एडमिन लॉगिन करेगा और एडमिन का डैशबोर्ड आएगा, फिर एडमिन के आगे क्या एक्टिविटी होगी वो मुझे एडमिन में लिखनी है। तो ये दो चीजें मेरे में, एक क्लाइंट है एक मोबाइल है। अगर किसी में और ज्यादा लोग आते हैं वो भी आपने अंदर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल वो आता है जैसे लॉगिन वाला, ठीक है। ये तो हमने चलो क्लाइंट मोबाइल ऐप, एडमिन वेब मोबाइल ऐप इंक्लूड किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, जैसे होम स्क्रीन में मेरा है कोर्सेज वाला, तो मेरा कोर्स मॉड्यूल है, ठीक है। मैं नए नए कोर्सेज जो है वो ऐड करूंगी और इसमें लेवल्स होंगे, इसमें फिर क्विजेस होंगे हर कोर्स के एंड पे, फिर लेवल क्विज की बेस पे अनलॉक होगा, ये मेरा पहले मॉड्यूल में होगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या मॉड्यूल आएगा। और अगर हम बात करते हैं राइट ऑन द लिस्ट ऑफ फीचर विद मॉड्यूल कंपोनेंट, तो अब इसमें उन्होंने बोला मॉड्यूल नंबर 1 ही आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा मेन चीज होता है जिससे आपकी ऐप का, आपकी वेब का फ्लो चल रहा है, वो आपने इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर देना है, ओके।
मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 अभी आपने इंक्लूड नहीं। उसके बाद आता है 1.6 जिसमें लिटरेचर रिव्यू एंड रिलेटेड सिस्टम आते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू एंड रिलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है, जो आपने ऐप बनाई है, क्या इस तरह की पहले कोई है? अगर पहले कोई है तो उसका आपने नाम लिखना है। कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर एप्लीकेशन नेम। जैसे मेरी ऐप है, इस तरह की एक ऐप है यूडेमी, ठीक है, जो यूडेमी है, लेकिन उसमें मेरी ऐप का जो फीचर है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मैंने उसको कॉपी किया है, उसको देखा है मैंने, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में ये होता है कि आपने किसको देख के अपना प्रोजेक्ट बनाया है, क्या इस तरह के पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो मेरे में एक जो है इंक्लूड था, ठीक है, यूडेमी, उसमें कोर्सेज थे, लेकिन जो मेरी ऐप है वो उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन काम वो थोड़ा सा वैसे ही करिए कि कोर्सेज शो करा रही है। उसके बाद कोर्स एरिया है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वो पेड होता है, ठीक है, लिमिटेड एडमिन कंट्रोल होता है, लेकिन मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरा जो होता है ये फ्री ऐप है, ठीक है, फुल एडमिन मैनेजमेंट के साथ ही है। स्किल शेयर भी एक ऐप थी, उसके अलावा यानी वो एप्स जो मेरे जो प्रोजेक्ट जैसी हैं उनके नाम लिखने हैं, लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट के फीचर्स है वो उन ऐप से ज्यादा यूनिक है, ये भी आपको इंक्लूड करना है। पहले बताना है कि वो जो ऐप थी उनके नाम, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी क्या वीकनेस थी, आपका प्रोजेक्ट उनको क्या सोल्व करता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये उन एप्स की या उन वेबसाइट की वीकनेस बतानी है जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जो आपके प्रोजेक्ट से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड है। लिटरेचर रिव्यू में या रिलेटेड सिस्टम एनालिसिस में यही होता है, ठीक है। उनकी क्या वीकनेस थी और उनमें क्या चीजें नहीं इंक्लूड थी जो आपकी ऐप में है, और वो एक बेस्ट सोल्यूशन होती है, और उन ऐप में ये होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है और वो आपकी ऐप में आ गया है, तो ये चीजें आपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है। वेरी वेरी इम्प्रेसिव, एंड अगर आप ये इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा। होप्स हो कि इसको देखकर ही एटलीस्ट आपके सर जो होते हैं वो आपको जाने देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है विजन स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो वीएन स्टेटमेंट होता है इसमें आता है कि जैसे मेरी जो ऐप है मैं लिखूंगी कि ये आईटी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उनके लिए मेरा प्रोजेक्ट जो होता है, ठीक है। ये एक मोबाइल बेस्ड एजुकेशनल ऐप है, ठीक है, और ये मोस्टली लेवल बेस्ड कोर्स कंटेंट जो होती है प्रोवाइड करती है। इसमें प्रोग्रेस ट्रैक भी होता है, इस तरह करके लिखना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये क्या इंश्योर करेगा, एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा रियल टाइम एडमिन कंट्रोल के साथ। इस तरह करके जो है वो आपने विजन स्टेटमेंट के अंदर जो है वो चीजें लिखनी है। जैसे फॉर का इसका मतलब होता है टारगेट यूजर कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ नीड और अपॉर्चुनिटी, हु कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपके प्रोडक्ट का नेम यानी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस कैटेगरी में आता है, लाइक मेरा एजुकेशनल में आता है। देन मेजर कैपेबिलिटीज क्या है, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नहीं, किन रीजन की वजह से इसको बाय किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है, तो बाय नहीं तो इसको यूज ही किया जा सकता है। अनलाइक्स क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव या करंट सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये बना रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ डिफरेंशिएट और एडवांटेजेस बताने हैं। अब आपको क्या करना है, आपके विजन स्टेटमेंट में ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी आपको एक पैराग्राफ में लिखनी है, और वो तकरीबन जो पैराग्राफ होता है वो आपका मोस्ट ऑफ 9 to 10 लाइन्स का जो है वो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसको मैं फिर बता दूं कि आपको इसको पैराग्राफ में लिखना है। इन चीजों पर नहीं रहना, ये सिर्फ आपको बताई गई है कि ये चीजें आपको इंक्लूड करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम लिमिटेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट। अब सिस्टम लिमिटेशन में जैसे आपके जो प्रोजेक्ट होती है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं। लिमिटेशन में आता है जैसे कि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अगर इंटरनेट नहीं है तो आपकी ऐप या वेबसाइट जो होती है वो काम नहीं करेगी। उसके अलावा आपने फायरबेस में इसका यूज किया हुआ है, जो कि लिमिटेशन उसमें भी होती है कि जब तक आप उसको अपने एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे आपका नहीं चलेगा। कॉन्स्ट्रेंट क्या हो सकती है कि ये सिर्फ मोबाइल एंड्रॉइड ऐप पर है, ठीक है, आईओएस या वेब पर नहीं है, ठीक है। और उसका यूआई कैसा होता है, क्या दूसरों में कैसा है, एडमिन और स्टूडेंट के क्या क्या रोल हो सकते हैं, ये भी आपको अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स में ही है। मेरी जो ऐप है उसके कॉन्स्ट्रेंट में यही है कि जो मेरा एडमिन और यूजर है, ना तो वो कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट है और ना ही वो कोई टीचर है। एडमिन जिसने बनाया है, और स्टूडेंट जो यूजर है वो स्टूडेंट भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई भी यूजर जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है वो हो सकता है, ठीक है। इस तरह करके आपको इंक्लूड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आप इसको जीपीटी से भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो टूल आपको लिखना है विच इज द, जैसे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रही हूँ, उसका कौन सा वर्जन यूज कर रही हूँ,
क्या रिलेशनेबल, यानी इसमें क्या है, ऑफिशियल आईडी ही है ना एंड्रॉइड, क्या मैंने उसको उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है ना, कौन सी डाउनलोड किया है, ऑफिशियली आईडी से डाउनलोड किया, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, नेक्स्ट टूल टेक्नोलॉजी, जो लैंग्वेज मैं यूज करूंगी वो मैं जावा यूज कर रही हूँ, ठीक है, जावा का कौन सा वर्जन यूज कर रही हूँ, और इसके अलावा मुझे बताना है ये प्राइमरी लैंग्वेज होती है हमारी ऐप के लिए, ठीक है। आप फ्लटर यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, आपने वो लिखना है। देन मैं एक्सएमएल यूज कर रही हूँ, वो बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। लेआउट एंड यूआई के लिए मैं उसको यूज कर रही हूँ। देन आपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, ये चीजें आपने अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लिखनी है। क्या क्या चीजें, कौन कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, एक सीक्वेंस के साथ आपको यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड करनी है। आई होप सो आपको जरूर समझ आई होगी। फिर भी मैं बोल रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। उसके अलावा आता है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स में जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, उसके बाद आपने एंड्रॉयड ऐप में यूजर साइड और एडमिन साइड इंक्लूड किया, ये आपका डिजाइन था। डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में आपका आर्किटेक्चर एंड यूआई मॉकअप होंगे। उसके बाद टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिपोर्टिंग, उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने रेडी की। देन आपने गिटहब का भी यूज किया, ठीक है। और इसके लिए डिलीवरेबल्स में होता है कि जो चीजें आपकी प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, एक तो आपकी एसआरएस रिक्वायर्ड है, इसका आपका जो एसटीएस रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपके पास एंड्रॉयड ऐप आप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टेस्ट केसेस कौन से यूज किए हैं, उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन की बनाई, ठीक है। उसके बाद आपने गिट रिपोजिटरी लिंक जो होते हैं वर्जन कंट्रोल कोलैबोरेशन के लिए, आपने अपने पार्टनर के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ जो है कोलैबोरेशन की। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी रेडी की। ये आपकी डिलीवरेबल्स में आता है, कौन कौन सी चीजें आपने रेडी की हैं, ठीक है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, एसआरएस डिजाइन, प्रोटोटाइप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये चीजें आपने अंदर इंक्लूड करनी है। इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि हमने गिट हब का भी यूज किया था कोलैबोरेशन के लिए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहला आपने यहाँ पर एक तो अपना गैंट चार्ट जो है वो आपने इंक्लूड करना है, जो कि आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को, उनके माइलस्टोन्स को, टाइम की हर टास्क कितने कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है उसको जो है वो शो कराएगा, ठीक है। गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी इस पे वीडियो है। और इसके अलावा अगर आपको गैंट चार्ट चाहिए भी तो आप मुझे मेरे कम्युनिटी के अंदर मैसेज कीजिए, मैं अपना गैंट चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसके बाद आती है फाइनल समरी। अब जो फाइनल समरी है ना, वो भी आपको जो कितने पेज कितने लाइंस की रिक्वायर्ड होगी, वो भी आपने 5 से 6 या 4, 3 से 4 लाइनें, 4 या 5 लाइनों में अपनी जो है वो समरी आपने इंक्लूड कर देनी है कि ये पूरा चैप्टर जो है वो किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, क्या क्या चीज, मतलब एक ओवरऑल चैप्टर की जो आपकी समरी होती है वो आपने इसके अंदर इंक्लूड कर देनी है। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 एंड आई होप सो आपको समझ आई होगी। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको जरूर कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो रिप्लाई दूंगी, आंसर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही चैप्टर नंबर 1 डन हो जाए कमेंट कीजिएगा, मैं आपका चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।